Welcome back, dear students. BA Part Second, पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, यूनिट सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रतिनिधि सभा की रचना, शक्तियां एवं कार्य। अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस का निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन सीनेट। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, परंतु कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है। सीनेट का गठन संघीय आधार पर किया जाता है। प्रतिनिधि सभा की रचना। अमेरिका के मूल संविधान में लिखा है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं देते हैं उनको उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, परंतु नवीन राज्यों के अमेरिकी संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ यह संख्या बढ़ती गई। 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 निश्चित कर दी गई है। मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं पर एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, परंतु जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होते जाने के कारण 1963 में 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई, जो अब तक बनी हुई है, कि अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम क्यों न हो। सदस्यों की योग्यताएं। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। विशेषाधिकार। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वेतन। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को सीनेट के सदस्यों के बराबर ही वेतन मिलता है। प्रतिनिधि सभा व सीनेट के प्रत्येक सदस्य को $1,74,000 वार्षिक वेतन व अन्य भत्ते दिए जाते हैं। कार्यकाल। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को अवधि के पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता है। गणपूर्ति। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। अधिवेशन। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन अवश्य होगा।
कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दे। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है यदि दोनों सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत न हो तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित करते हैं। जेरीमैंडरिंग, इस पर अक्सर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है कि जेरीमैंडरिंग क्या है। प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा जेरीमैंडरिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। जो सत्ताधारी दल है वो चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजयी हो सके। 1824 में एल्ब्रिज जेरी, जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे, उनके द्वारा सबसे पहले इस प्रथा को अपनाया गया, इसलिए उनके नाम पर इसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। अब देखते हैं प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्य। संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित है, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की मुख्य शक्ति कानून निर्माण से संबंधित है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है विधायी शक्तियां। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं, परंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। सेकंड पॉइंट है संविधान संशोधन की शक्ति। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियां प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर सकती है। इसके अतिरिक्त वह अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तावित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी पदच्युत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य शक्तियां।
प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या बाधा पड़ती हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में नियम निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह सभा अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है और उसके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब देखते हैं प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है और विश्व के अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में भी प्रतिनिधि सभा दुर्बल है। जो प्रमुख कारण है वो इस प्रकार है। कानून निर्माण में समान पदीय द्विसदनात्मक व्यवस्था। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित सदस्यों के हैं। अमेरिकी सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है। अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती। सेकेंड पॉइंट है, प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त न होना। सामान्यतया राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है और इसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर लेता है, परंतु अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सीनेट उसकी सहभागिनी है। सीनेट वित्तीय विधेयकों में संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस में से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियां। विश्व के अन्य देशों में तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त होती है, परंतु अमेरिका में यह शक्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है। संविधान निर्माता संभवतया सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते थे और इसी कारण उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और विभागीय जांच आदि के अधिकार प्रदान किए गए। सीनेट को प्रदान की गई इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण अमेरिकी प्रशासन में द्वितीय सदन सीनेट को विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि। प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार तथा कठिन कार्यविधि भी इसकी दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। जबकि सीनेट में केवल 100 सदस्य है, प्रतिनिधि सभा 435 सदस्यों वाली वृहत संस्था है। किसी भी विषय पर आवश्यक गंभीरता के साथ इसमें विचार विमर्श नहीं हो पाता। सीनेट सदस्यों की तुलना में इस सभा के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता भी अत्यंत सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों की गुणात्मक हीनता। प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से कमजोर है। जहां सीनेट के सदस्य अपेक्षाकृत देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होते हैं, वहां प्रतिनिधि सभा के सदस्य उनकी तुलना में साधारण श्रेणी के होते हैं। प्रतिनिधि सभा का अल्प कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण
अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकृष्ट नहीं होते। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाते। लास्ट पॉइंट है प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि। प्रतिनिधि सभा की निर्बलता का एक प्रमुख कारण उसकी अल्प अवधि है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष ही है। इस अल्प कार्यकाल के कारण प्रतिनिधिगण सदैव चुनाव की चिंता में ग्रस्त रहते हैं और वे अपने कर्तव्यों की पूर्ति की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। जबकि सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिससे सीनेट को स्थायित्व प्राप्त होता है और उसके सदस्य अधिक अच्छे रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं।